हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है डियर कि हम लोग इलेक्ट्रिकल का चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे और सारे जो चैप्टर है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। तो आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास है एग्जाम को लेके कि पुराने पेपरों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने बोला था कि सर 200-300 क्वेश्चन करवा दो ताकि हमारे मन का जो डर है वो दूर हो जाए। तो वही करवाने आया हूँ मैं, आपके मन का डर ही दूर करना है मैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है। देखो तुम्हें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि तुम लोगों ने जैसे ये क्वेश्चन है और जहां तक मुझे मानना है कि अगर तुम लोगों ने इसको ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो तुम लोग क्या करोगे कि लंबाई क्या करती, दो गुनी हो जाती है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दो गुना। तुम में से ज्यादा बच्चे क्या लगा के आएंगे, ए ऑप्शन लगा के आएंगे। लेकिन ए ऑप्शन नहीं लगाना है, तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखो यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं तुम्हें, और तुम्हें आंसर देने का मतलब यही होता है बच्चों कि तुम्हें पता लग जाए कि ये बी आंसर कैसे आया है। ठीक है, अब तुम्हें जरूरत है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की, ध्यान से पढ़ने की। तो चलिए, तो यहां से तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखो तो क्वेश्चन में दिया है कि तार के क्षेत्र की अगर लंबाई को दो गुना कर दिया जाए, क्षेत्र की लंबाई यानी इसने वो लंबाई नहीं पूछी है तुमसे, एल नहीं पूछा बच्चों, इसने बोला है ए के बारे में। अगर मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात करते हैं, ए के बारे में इसने बात की है कि अगर मैं ए को बढ़ा देता हूं तो प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो प्रतिरोध क्या होता है, ए इक्वल टू 1/r होता है। अगर ए को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसने बोला है कि क्षेत्र तार की अगर लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यहां से प्रतिरोध हो जाएगा अपना आधा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे समझना है तुम्हें, कहीं पजल नहीं होना, जल्दी में कोई क्वेश्चन नहीं करना, धीरे धीरे करते रहना है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो अब तुम्हें पढ़ना है कि ऊष्मा का फॉर्मूला क्या है। तो H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर किसके वर्ग के पूछा है ना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या था हमारा कि H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो वर्ग यहाँ पर किसके आएगा जी, करंट के। तो वर्ग यहाँ पर किसके आएगा, करंट के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन समझना है। आशा करता हूँ कि समझ आएगा। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, बस तुम्हें समझ आना चाहिए। साथ साथ में आंसर भी दिए गए हैं तो आप मैच भी करते रहें। नेक्स्ट दिया गया है कि फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उनके दोनों सिरे क्या हो गए, काले पड़ गए। ठीक है, ब्लैक कलर के उनके जो सिरे हैं वो पड़ गए। तो क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। सारे के सारे ऑप्शन आप लोग पढ़ने की कोशिश करें कि जी फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करने के कारण भी ये हो जाता है। ठीक है, कम या ज़्यादा वोल्टेज देने के कारण भी हो जाता है। प्री हीट के लिए स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक या बहुत कम समय लेता है, या अनुचित ब्लास्ट के कारण भी ये क्या हो जाता है। तो ये सब आ जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन आ जाएगा। चलिए क्लियर है, आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि जब सोडियम वेपर लैंप जो है वो चालू होता है तो कौन सा कलर जो है वो देता है। सबसे पहले तो तुम्हें बताना है कि सोडियम वेपर लैंप जो चालू होता है तो कितना टाइम लेता है, ये मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन देता हूँ। और स्टार्टिंग का जो उसका कलर होता है वो किस कलर का होता है, तो वो शुरू होगा मेरा येलो कलर से। तभी मैंने बोला कि कलर जरूर आप लोग याद रख लें कि किस कलर से जो स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत कितनी होती है। चाहे यहाँ पे प्रेरक का मतलब क्या है बच्चों, इंडक्टर के लिए पूछा है। इंडक्टर पूछ ले या कैपेसिटर पूछ ले, दोनों में शक्ति की खपत क्या होती है, शून्य होती है। भले ही तुम लोगों से इंडक्टर पूछा जाए, भले ही तुम लोगों से कैपेसिटर पूछा जाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा, शून्य ही खपत होगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये शून्य क्यों होती है, बिकॉज पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर का मान क्या होगा तुम लोगों को निकालना है इसमें। ठीक है, पावर फैक्टर के ऊपर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा। अगर पावर फैक्टर की बात करें तो कोस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर बटे जेड होता है। ठीक है, तो आर का मान अगर क्या हो जाएगा, शुद्ध के अंदर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब प्रतिरोध जीरो हो जाएगा तो पावर फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, और पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा तो एसी में क्या होता है, एसी में क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, पी इक्वल टू वी आई कोस फाई, ये चीज पड़ी है। तो कोस फाई का मान क्या हो गया, जीरो हो गया, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो शक्ति व्यय क्या हो जाएगा, टोटल जीरो आ जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ कि चीज ये भी तुम्हें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों तुम्हें कि 3 फेज सिस्टम में आपूर्ति लाइनों के लिए कौन से अक्षर को प्रयोग किया। आपूर्ति लाइन के लिए अगर पूछा जाए तो L1 L2 L3 होगा, और अगर फेज क्रम पूछा जाए तो RYB होगा। ठीक है, तो पजल मत होना। तो यहाँ पर तुम्हारा
जो सी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलो क्लियर है, तो सी ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। समझ आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट दिया है कि विद्युत में से निम्न में से कौन सा प्रभाव है, वाट मीटर कौन से इफेक्ट पे काम करता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि वाट मीटर जो है वो विद्युतिक गतिकीय प्रभाव पे काम करता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, बस फटाफट आप लोग करते रहें साथ साथ में, और सारे डाउट्स आपके क्लियर करवा दूंगा मैं, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर जो है वो किस हिसाब से पूछा जाता है। चलो, तो नेक्स्ट दिया गया है कि ये जो प्रतीक चिन्ह है ये किसका है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मर में बच्चों यूज होता है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये ट्रांसफॉर्मर लैंप के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से तुम्हारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा बी ऑप्शन, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पे साइड में बी ऑप्शन दिया हुआ भी है कि अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कोयल का गुण धर्म निम्न में से क्या है। ठीक है, तो कुंडली के बारे में बात करी। यहाँ पे जहाँ भी नाम आ गया कोयल, तो इसने क्या बात करी है, कुंडली के बारे में बात करी है। ठीक है, तो कुंडली में क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। याद रखना हमेशा ही कुंडली का नाम जहाँ भी आएगा तो वो प्रेरकत्व के लिए आएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि प्रेरकत्व के लिए मापन की इकाई क्या है। तो प्रेरकत्व के लिए मापन की इकाई अपन किस में मापते हैं, हेनरी में मापा जाता है जी प्रेरकत्व को। वहीं पर अगर आप बात करते हैं वेबर में किसको मापा जाता है, तो फ्लक्स जो होता है, फेरेड क्या होता है, कैपिस्टर होता है, टेस्ला को किस में मेजर करते हैं, साइमन में किसको मेजर करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट दिया गया है आंसर साथ साथ में आप लोगों को दिख रहे हैं, तो पजल मत होना बिल्कुल भी कि सर ने तो पता नहीं कितने निशान लगा दिए हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, हेनरी। नेक्स्ट है कि अन्योन्य प्रेरण किसकी बुनियादी, देखो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन किस किस चीज में लग सकता है, अन्योन्य प्रेरण किसकी बुनियादी परिचालन सिद्धांत है। तो ये ट्रांसफॉर्मर में लगता है जी, बिल्कुल लगता है। मोटर में भी ये मेरा लगेगा, देखो मोटर में भी लगता है, क्योंकि मोटर में भी दोनों चीज क्या है, स्टेटर और जो रोटर है, दोनों बाइंडिंग क्या होती है, आपस में शॉर्ट नहीं होती, दोनों में ही लगेगा। हम लोग क्या करके आएंगे, ट्रांसफॉर्मर ही करके आएंगे। और देखो जनरेटर में भी सेम ही चीज होती है। तो ये चीज समझने की कोशिश करना तुम लोग कि सारों में ये सिद्धांत होता है। अगर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की भी बात करें तो वो भी इनमें लगता है। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा, ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइन में अस्थायी प्रोटोटाइप निम्नलिखित के लिए कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है। इनमें से जिसमें सोल्डर नहीं लगा होता कौन सी डिवाइस है, तो ये है जी अपना सी ऑप्शन, ब्रेड बोर्ड। तो ब्रेड बोर्ड में क्या है, सोल्डरलेस डिवाइस है, इसमें किसी भी प्रकार की सोल्डरिंग नहीं की जाती। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो डायग्राम दिया है बच्चों ये किस प्रकार का है। तो यही डायग्राम होगा तुम्हारा प्रीसेट प्रतिरोधक का। चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, और डायग्राम एक बार आप ध्यान से देख लो कि किस प्रकार का ये डायग्राम बना हुआ है। तो ये ए ऑप्शन आ गया, तो ये है प्रीसेट प्रतिरोधक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा अटेन्यूएटर। अब अटेन्यूएटर किस में लगाता है, तुम लोगों ने सीआरओ पढ़ा था ना, सीआरओ के अंदर अटेन्यूएटर लगा होता है। तो सीआरओ जो अटेन्यूएटर होता है वो क्या होता है, एम्पलीफायर का विपरीत डिवाइस है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को कि परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। सिलिकॉन आ जाए चाहे जर्मेनियम आ जाए, तो हमेशा ही क्या होगी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अर्धचालक की बात करें और अर्धचालक की लास्ट क्लास में क्या होते हैं मेरे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो नेक्स्ट है कि केवीएल किस सिद्धांत पे काम करता है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कई बार बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, केवीएल किस सिद्धांत पे काम करता है और केसीएल किस सिद्धांत पे काम करता है। तो वी है, वी मतलब क्या आ गया, विद्युत। ठीक है, इसमें वी है, वी देखोगे तो वी का मतलब क्या है, विद्युत। और विद्युत किस सिद्धांत पे काम करती है, विद्युत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है कि आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। अगर आरएमएस मान की बात करूं तो आरएमएस मान की अगर वैसे परिभाषा हम पढ़ते हैं तो वो होता है कि अगर मान लो मैं कितना करंट दूं कि डीसी जो है वो मेरी 1 कूलाम आवेश पे, ठीक है, तो वहीं पर अगर मैं 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए, सॉरी 1 कूलाम चार्ज या हीट के बारे में बात करें ना अभी, कि मान लो कि 200 केल्विन हीट दे। ठीक है, तो अगर मैं सोचता हूं कि 200 केल्विन या 200 जूल की हीट दे, तो मैं दे रहा हूं मान लो कि 220 वोल्ट एसी। ठीक है, मान के चल रहा हूं।
अगर यही मुझे 200 जूल की हीट चाहिए तो मैं एसी के कितना करंट दूंगा, ठीक है, तब जाके ये मुझे क्या करेगा, 200 जूल जो है वो उष्मा देगा, यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो तुम्हारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एक परिभाषा है आरएमएस मान की, और परिभाषा के हिसाब से पूछा है कि दिए गए समय में डीसी जितनी उष्मा पैदा करती है तो एसी कितना करंट या कितनी वोल्टेज लेके उतने टाइम में उतनी उष्मा पैदा करेगी, ये बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है जो घूमने वाला होता है। ठीक है, गतिशील, तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही क्या होते हैं मेरे बच्चों, गतिशील तत्व होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। प्रतिरोधक जो होता है वो किस रूप में ऊर्जा को क्या करता है, विलुप्त करता है। तो क्या करता है, ये उष्मा के रूप में करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा, तुम्हें समझने की कोशिश करते रहो साथ साथ में। नेक्स्ट है कि सक्रिय फिल्टर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित, यहाँ पर बात करते हैं एक्टिव फिल्टर की। ठीक है, एक्टिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक्टिव फिल्टर क्या था। तो इसमें कौन सा तत्व जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो देखो कैपेसिटर भी इसके अंदर होता है, प्रतिरोधक भी होता है और ओम एम्प भी होता है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें होती है। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो इसमें अनुपस्थित नहीं होती, सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको तो करंट बोलते हैं। ये करंट की परिभाषा दे रखी है, तो इस हिसाब से तुम्हें चीज़ें पढ़नी है, परिभाषा जरूर याद करनी है। जो बच्चे बोलते हैं कि जी परिभाषा याद करनी जरूरी है कि, तो देख लो परिभाषा पूछी गई अब तक 3 या 4 क्वेश्चनों में। ठीक है, 21 क्वेश्चन पढ़े हमने, तो 4 क्वेश्चनों में परिभाषा पूछी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम के जो परमाणु होते हैं उनको क्या कहलाते हैं। अगर बात करते हैं तो चालक की, तो चालक की अंतिम क्लास में कितने होते हैं जी, 1 2 3 5 6 और 7 अंतिम क्लास में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अचालक की में होते हैं जी अंतिम क्लास में 8, और अर्धचालक की अगर बात करें तो 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 से कम वाले पूछे हैं यहाँ पे, तो ये मेरे किस में आ जाएंगे, चालक की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चालक की श्रेणी में आ गए। आशा करता हूँ कि चीज़ क्लियर हो रही होगी साथ साथ में। नेक्स्ट दिया है कि एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण करता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसका विक्षेपण करता है, तो वो करता है जी एल्फा कण का। सी ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। कौन है जिसकी जो चालकता होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये चालकता जो है बच्चों वो चांदी की होती है। चांदी की सबसे ज़्यादा होती है। देखो चांदी के बाद अगर अब बात करते हैं तो तांबे की आती है, तांबे के बाद आती है एल्यूमिनियम की, और उसके बाद आती है सोने की। सोने की जो चालकता है वो किस पे है, चौथे नंबर पे है। क्लियर है यहाँ तक। चलो पढ़ते चलो, और पेपर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, पहले चांदी की होती है, चांदी के बाद तांबा है, तांबे के बाद एल्यूमिनियम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग बैंड वाला, पीला बैंगनी और काला, ठीक है, तो वो सारणी आ जाएगी हमारी BBROY वाली। तो उस सारणी के हिसाब से आप लोग करोगे, और ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करके बताऊंगा, तुम ही मुझे करके बताओगे कि क्या कुछ आएगा। देखो येलो कितने पे आता है, जैसे BBROY, येलो 5 पे है, तो येलो आएगा मेरा 4 पे। तो 4 कौन से में है, तो 4 जिसमें स्टार्ट हो रहा है वही आ जाएगा पहले, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है ना अपनी सारणी। तो जिसमें पहले 4 आ रहा है, ज़्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल सा देखो कि 4 किस में आ रहा है। टाइम बचाना है ना एग्जाम में, बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट दिया है कि 200 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। ये पावर का फॉर्मूला है, और पावर का फॉर्मूला क्या है तुम लोगों ने पढ़ा है, P = V²/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध पूछा है तो R = क्या आ जाएगा, V²/P आ जाएगा। V का मान कितना है, 200 गुणा में 200 बटे P की वैल्यू। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। 200 से 200 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 200। अब 200 कौन से में ऑप्शन आ रहा है, क्या है, 200 वाट 200 वोल्ट, तो ये यहाँ पे तुम्हारा बी ऑप्शन आ रहा है। तो बी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे ही समझाता चलूंगा, पुरानी चीज़ें हैं वैसे तो हम लोगों ने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट, देखो V की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 20 दे रखी है। Q की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है 0.3। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से पूछी है C की वैल्यू। तो C = क्या होता है, Q = CV होता है। तो C = क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। Q का मान 0.3 दे रखा है, 0.3/20 आता है। तो अब इसको करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 लगा दोगे, तो 3 में 200 का भाग दोगे, तो C ऑप्शन तुम्हारा जो है वो राइट आ जाएगा, क्योंकि इतना हम लोगों ने निकाला नहीं है।
पर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा जो आंसर है वो राइट आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये होगा Q इक्वल टू CV और इसी से तुम लोग इसको निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट दिया है कि यदि एक संधारित्र को 484 N के रूप में चिन्हित किया जाता है तो इसका मूल्य क्या होगा? तो इसका मूल्य होगा जी 4840 पिकोफैड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि ISI कोड के अनुसार रंग दिए गए हैं। ठीक है, तो अर्थ के लिए हम कौन सा वायर यूज करते हैं? तो अर्थ के लिए कौन सा करते हैं जी? हरा वायर यूज करते हैं। अगर न्यूट्रल के लिए बात करें तो न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी जर्मेनियम डायोड का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी जर्मेनियम डायोड का नी वोल्टेज क्या होता है? तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, एक तुम्हें ग्राफ पढ़ाया था मैंने, इस हिसाब से आप कुछ ग्राफ बना रहे थे। ठीक है, इस हिसाब से हम लोगों ने क्या बनाया था, कुछ ग्राफ बनाया था जिसके अंदर ऐसे धारा चलती है और ऐसे एकदम से बढ़ती है। ठीक है, तो नी वोल्टेज क्या थी, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, ये तो रिवर्स वोल्टेज थी, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज थी वो, ये नी वोल्टेज थी। तो अगर जर्मेनियम के लिए बात करें बच्चों तो वो होती है 0.3, और अगर वहीं सिलिकॉन के लिए बात करें तो 0.7 होती है। सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है, SI की बात करते हैं, और जर्मेनियम की अगर बात करते हैं तो 0.3 होती है। याद रख लेना कि जर्मेनियम लिखा है, सिलिकॉन मतलब 7, सिलिकॉन मतलब 7। ठीक है, ऐसे याद रखनी है, कोई चीज़ें हमें भी ऐसे ही याद रहेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो तुम्हें राइट दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं जी 31 नंबर क्वेश्चन कि शॉर्ट सर्किट की दिशा में किसी सर्किट में कितना करंट जो है वो प्रवाहित होता है अगर कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट हो जाए? तो शॉर्ट सर्किट में तो करंट बहुत ज़्यादा होता है जी, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा या इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अगर प्रतिरोध पूछ ले तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 होता है। ऐसा क्वेश्चन भी एक मैंने देखा था, तो वो भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि यदि किसी ओम मीटर के इंडक्टर में, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है कि यदि किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया है और सूचक जो है वो 0 ओम दर्शाता है, तब इंडक्टर क्या है? ठीक है, जब प्रतिरोध 0 हो गया बच्चों, ध्यान रखना किसी कुंडली में प्रतिरोध अगर 0 हो गया, इसका मतलब धारा क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, तो धारा अनंत कब होती है, जब मेरा इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि अगर किसी ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है, ब्रीदर क्या काम करता है? तो ब्रीदर काम करता है जी, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मर में हवा जाती है तो वो सूखी हवा प्रवेश करे, यानी नमी को क्या करने का, सोखने का काम करेगा, जिसके लिए उसमें सिलिका जेल भरी होती है। तो नमी का सोखने का काम कौन करेगा, ब्रीदर करेगा, जो आगे कंजर्वेटर टैंक के अंदर नमी नहीं जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ साथ में तुम्हें ऑप्शन भी दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग पजल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट दिया है किसी ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर अगर कॉपर लॉस 600 वाट है तो आधे लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा? तो ध्यान रखना, सीधा 600 का क्या कर दोगे तुम लोग, 1/4 कर दोगे। जब 1/4 करोगे तो कितना आ रहा है, 150। ठीक है, 150 आ रहा है, तो 150 वाट जो है वो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किसमें एक ब्रिटानिया टी जॉइंट लगता है? ये चीज़ में मैंने बताई थी तुम्हें कि जहां पर जॉइंट वगैरह जरूर याद कर लेना। ब्रिटानिया कहाँ लगता है, तो ब्रिटानिया लगता है जी ओवरहेड लाइन में। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल में कौन सा जो जोड़ है वो लगता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक स्केलर मात्रा है? स्केलर मतलब अदिश राशि के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल विस्थापन जो है वो सदिश राशि है जी। इलेक्ट्रिकल फील्ड तीव्रता है वो भी मेरी क्या है, सदिश राशि है। बल जो है वो भी मेरी सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मेरी सदिश राशि है। तो यहाँ पर तुम्हारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि विद्युत विभव जो है वो मेरी क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफॉर्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? तो लेमिनेटेड करने का मतलब है भैया कि एडी करंट लॉस को कम करूंगा, या भंवरधारा हानियां भी लिखी हुई मिल सकती है तुम्हें। तो भंवरधारियां हानियां जो मुझे कम मिले इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेमिनेशन करता हूँ। अगर मुझे भंवरधारी हानियां कम नहीं करनी तो मैं क्या करूंगा, उसको लेमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। और सिलिकॉन स्टील यूज किस लिए करता हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए करता हूँ। ट्रांसफॉर्मर में मुख्य 2 ही लॉस होते हैं ये। ठीक है, एक तो आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। और ये जो दोनों लॉस हैं ये किस में आते हैं बच्चों, तो ये आते हैं मेरे, ये जो लॉस हैं ये आते हैं मेरे इसमें, थोड़ा सा होल्ड रखें तुम लोग। चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मरों में नो लोड परीक्षण क्या है। नो लोड परीक्षण किस लिए करते हैं? देखो, नो लोड परीक्षण किया जाता है बच्चों तुम्हें एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए और एक आयरन लॉस को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर तुम्हारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? तो ये होती है 33 केवी। ठीक है, 33 केवी जो होती है किसी ट्रांसफॉर्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। और डाइलेक्ट्रिक शक्ति के बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि कहाँ तक वो पावर सहन कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यह है कि 220 वोल्टेज से 24 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में घेरों का अनुपात क्या होगा? तो सीधा भाग दे के देख लेना कितना आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है कि भैया इतने घेरे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है कि एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन लेयर परतों की संख्या। देखो, अगर आप एक ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार से होता है, एक पीएनपी, जैसे पीएनपी के बारे में बात कर रहे हैं, पीएनपी, तो एक ये डिप्लीशन लेयर है इसमें, एक ये डिप्लीशन लेयर है, यानी कि नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है किसी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में, सॉरी 3 फेज मोटर वगैरह के बारे में बात करिए यहाँ पे, इंडक्शन मोटर की। तो इंडक्शन मोटर में स्पीड पूछिए इसने। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू 120 गुणा में f बटे p होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 का तो 120 लिख देंगे। फ्रिक्वेंसी तुम्हें 50 हर्ट्ज और पोल लिखने हैं। ठीक है, और बटे में क्या लिखने हैं जी? पोल लिखने हैं। जब तुम बटे में पोल लिखते हो तो 6 पोल है, 6 दूनी 12, यानी 3000 आरपीएम यहाँ पे तुम्हारी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो रही है जी? 3000 आरपीएम। ठीक है, सीधा सिंपल है। ऑप्शन तुम्हें दिए हुए मिलेंगे, तुम्हें पुट करने हैं। एक सेकंड क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं क्या किया है। 6 पोल 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, सॉरी। ठीक है, जब 50 को तुम 2 के साथ गुणा करोगे तो 1000 ही आएगा ना। लोग भी बताते नहीं हो यार कभी कभी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो तुम्हारा राइट हो जाएगा। चलिए आंसर देखने का ये फ़ायदा मिल गया हमें कि भैया क्या बोलना चाहता है कभी। नेक्स्ट दिया है 44 नंबर क्वेश्चन कि किसी सिक्वरल केज मोटर की गति किसके द्वारा परिवर्तित की जा सकती है? अगर आप किसी भी मोटर की गति परिवर्तन करने की बात करते हैं तो पोल की संख्या बदल के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी संख्या बदल सकते हैं। ठीक है, स्पीड चेंज करने के बारे में बात करी है यहाँ पे। तो पोल की संख्या अगर आप चेंज करोगे कैसे? देखो, एक चीज़ तो तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि P समानुपाती होता है 1/n के। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पोलों की संख्या बढ़ाऊंगा, अगर मान लो कि मैं पोलों की संख्या बढ़ाता हूँ तो पोल की संख्या बढ़ाने पे क्या हो जाएगा? मेरी स्पीड कम हो जाएगी। ज़्यादा पोल होंगे तो स्पीड कम होगी। वो रोटर के हिसाब से तुम लोग समझ सकते हो कि कौन से रोटर में ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर करंट आवृत्ति किस चीज़ पे निर्भर करती है? रोटर करंट आवृत्ति जो है किसी मोटर इंडक्शन मोटर के रोटर की किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो ये करेगी स्लिप की मात्रा पे। और यहाँ से तुम लोग मुझे स्लिप का फॉर्मूला बता सकते हो, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। S इक्वल टू क्या था? एक मैंने परसेंटेज स्लिप का भी पढ़ाया था तुम लोगों को। तो दोनों फॉर्मूले तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक विभक्त वलय यानी कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कितने स्प्लिट होते हैं? ठीक है, तो स्प्लिट फेज के बारे में बात करिए तो कितने होते हैं? तो भैया इस सॉरी स्लिप रिंग के बारे में बात करिए ना। विभक्त वलय, यार ये थोड़ा सा नाम मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बट आई होप कि इसने स्लिप रिंग की बात करी होगी। तो 3 स्लिप रिंग होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट दिया है कि एक ऐसी सर्वो मोटर के रूप में क्या है? सर्वो मोटर मतलब क्या है? यूनिवर्सल मोटर। इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर क्या है? एक 2 फेज प्रकार की मोटर है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर क्या है? अपनी एक 2 फेज प्रकार की मोटर है। नेक्स्ट दिया है कि चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है? ठीक है, तो 2 नियंत्रित संपर्कों की संख्या को ये दर्शाती है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से अनुप्रयोग डीसी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? बड़ा इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है? तो ट्रैक्शन का जो काम होता है विद्युत कर्षण का, इसके लिए हमें क्या चाहिए? डीसी चाहिए। बाकी जो काम है वो हम लोग एसी से कर ही पा रहे हैं, तो ट्रैक्शन के कार्य के लिए मुझे डीसी चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि मीट्रिक सिस्टम में सुपर इनेबल्ड तांबे के तार का आकार किस में दिया जाता है? ठीक है, तो व्यास मापते हैं जी उसका। ठीक है, अगर एमकेएस प्रणाली में बात करें, ठीक है, एमकेएस प्रणाली में अगर बात करें तो इसका व्यास मापते हैं। और किस चीज़ में? एमएम में, मतलब कितने एमएम का तार है। तो यहाँ पर गेज की संख्या के हिसाब से नहीं मांगेंगे, यहाँ पर हम एमएम के हिसाब से मांगेंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है कि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है, तो पिच क्या होगी? तो 24/4 कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर भी तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो।
नेक्स्ट दिया है कि एक संधारित्र प्रकार के पंखे यानी कैपेसिटर टाइप मोटर के बारे में बात कर रहा है कि कुल संख्या कुंडलियों की कुल संख्या कितनी है जी, 16 है। तो प्रत्येक समूह में कुंडलियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो प्रत्येक समूह में कितनी लगेगी जी, ठीक है, तो ये लगेगी 8 पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिए गए चित्र में से किस प्रकार का जो है वो इंगित किया गया है। तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन देख लो क्या क्या चीज़ें देगी। एक तो फ्लैट लूप, नॉन ओवरलैप वर्क है, एक स्क्रीन वर्क है, एक पेचदार कुंडल वक्कर है, एक एकल परत बास्केट है, एक दोहरी परत बास्केट है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया गया है बच्चों, डायग्राम देख लो इसको, तो ये किस प्रकार का है, ये है पेचदार टाइप का, ठीक है, पेचदार कुंडल वक्कर है। नेक्स्ट दिया गया है एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट, अगर दो कुंडलों के बीच दूरी जो होती है उसको क्या बोला जाता है, एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो के बीच की दूरी, तो ये है जी फ्रंट पिच, इसको क्या बोला जाता है, फ्रंट पिच बोला जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, पोल पिच किसको बोलते हैं, सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। एक बार और पढ़ लें, अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है तो एक बार नोट्स जरूर पढ़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि वक्कर में कुंडल का समूह होता है तो एक ही केंद्र होता है, इस वक्कर को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं जी केंद्रित वक्कर, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, केंद्रित वक्र बोला जाता है। नेक्स्ट दिया है कि 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच फेज वक्र विस्थापन नहीं होना चाहिए, मतलब विस्थापन होना चाहिए। तो देखो 3 फेज के बारे में बात करते हैं तो इस हिसाब से बनी होती है। तो यहाँ पर जो एंगल बना होता है बच्चों वो कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। सिंगल फेज के बीच 90 डिग्री का होता है, वहीं पर अगर अपन बात करते हैं 3 फेज के बीच तो होता है 120 डिग्री का, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं कि एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है। क्या है एक स्टेटर की विद्युत डिग्री, तो ये होती है 180 डिग्री गुणा में ध्रुवों की संख्या, ए ऑप्शन, ठीक है। पढ़ते चलो, ऐसे ही चीज़ें समझ में आती रहेगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुम्हें ना समझ आए, लेकिन जब तुम इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि हिंदी कुछ ज़्यादा ही होगी इसमें। नेक्स्ट बात करें हैं कि हाफ वेव संशोधक यानी कि रेक्टिफायर में किसकी आवश्यकता होती है। तो हाफ वेव में हमें एक डायोड चाहिए होता है बच्चे, ठीक है। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि हाफ वेव में एक डायोड होता है, फुल डायोड में क्या होता है। अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर की, तो उसके अंदर सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर वाला जो रेक्टिफायर होता है उसके अंदर 2 डायोड की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने वाला कौन सा है जी, यहाँ पर तो संशोधक। तो यहाँ पर रेक्टिफायर के बारे में बात की है, हिंदी में नाम दिया है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट दिया है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है उसको यूज किया जाता है कम्यूटेटर की साफ करने के लिए। तो कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का यूज किया जाता है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या प्रदान करना है। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मुख्य काम क्या है, ठीक है। तो मुख्य काम है जिसका लोड को स्थिर वोल्टेज आपूर्ति देना, ठीक है। इसको क्या करना है, स्थिर आपूर्ति। अगर कम हो रही है तो क्या कर देगा, ये स्टेप अप कर देगा। अगर ज़्यादा हो रही है तो इसको क्या कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा। नेक्स्ट दिया है कि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज में अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो इसका आरएमएस मान क्या होगा, ठीक है। तो आरएमएस मान क्या होता है बच्चों, 0.707 होता है। तो इसको आप लोग क्या कर दोगे, 10 से गुणा कर दोगे। जब इसको 10 से तुम गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.070, ठीक है। 10 से गुणा कर दो, ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है तुम्हें, और इसको 10 से गुणा कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वार्ड लियोनार्ड मेथड कहाँ पर यूज किया जाता है। देखो वार्ड लियोनार्ड मेथड के बारे में बात करिए इसने कि वार्ड लियोनार्ड मेथड जो है उसका कहाँ पे यूज किया जाता है। थोड़ा सा पेपर अपना आगे चला गया, तो 2 मिनट तुम होल्ड रखो, करते हैं। चलो आ गए हम लोग यहाँ पे। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ पे यूज किया जाता है। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड वो था जिसमें हम किसी भी डायरेक्शन में स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, 0 से मैक्सिमम स्पीड तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो मूल रूप से कौन सा कंट्रोल मेथड है ये, तो ये है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। मुख्य रूप से क्या है, वार्ड लियोनार्ड मेथड जो है आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। चलो नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन से जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का करेंगे। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या होता है कि दोनों फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करने वाले होते हैं, ठीक है। जब विरोध करेंगे तो भैया आर्क के लिए तो यूज कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर शंट जनरेटर 1000 आरपीएम पे घूम रहा है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाता है
तो नई स्पीड क्या होगी अगर फ्लक्स को आधा कर दें। देखो अगर फ्लक्स को आधा कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि n समानुपाती क्या होता है, 1/φ के होता है। अगर मान लो फ्लक्स आधा कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक डीसी मोटर की रफ्तार, डीसी मोटर की स्पीड के बारे में बात करते हैं। किसके समानुपाती है, तो ये होती है जी बैक ईएमएफ के। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ई बी समानुपाती एन। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा क्या है बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो वैसे वैसे मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी जी, बढ़ती जाएगी। तो वैसे वैसे क्या करेंगे हम, मोटर की स्पीड को भी बढ़ाते जाएंगे। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ आ रही होगी तुम्हें। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस में डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, डाइवर्टर का यूज किस में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सीरीज मोटर जो होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल मेथड है, ये ध्यान रखना, स्पीड कंट्रोल मेथड है, तो डाइवर्टर का यूज हम लोग सीरीज मोटर में करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि इंडक्शन मोटरों में स्क्रूइंग का फायदा इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर शोर कम करती है, अगर आप स्क्रूइंग करते हैं तो मोटर के संचालन भी क्या होता है जी, आसान होता है। नेक्स्ट दिया है कि चुंबकीय लोकर की प्रवृत्ति जो होती है वो भी कम होती है, और रोटर और स्टेटर वाइंडिंग के बीच प्रभावी अनुपात भी बढ़ता है, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट दिया है कि एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के कितना गुना बराबर होती है। अगर स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो स्टार में क्या होता है, करंट वोल्टेज किसके समानुपाती होता है, तो यहाँ पर तुम्हें बताना है कि √3 गुना के समानुपाती होता है। ठीक है, तो वी एल इक्वल टू क्या होता है, √3 वी पी एच होता है। ये पढ़ी थी ना हम लोगों ने स्टार के अंदर। ठीक है, तो ये √3 गुना है, और √3 का मान यहाँ पे तुम्हें 1.732 दे रखा है। और अगर वहीं पर अगर √2 का मान पूछा जाए तो √2 का मान होता है मेरे ख्याल से 1.414। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस यही घूमना मत, तुम लोग समझ लेना अच्छे से चीज़। नेक्स्ट दिया है कि हेयर ड्रायर जो होता है उसमें कौन सी मोटर का यूज किया जाता है, तो इसमें करते हैं अपन सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, जिसकी स्पीड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे छोटी मोटर होती है ये। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट में रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है, कौन से उपकरण का। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ी थी कि किसका यूज़ करते हैं जी, रुकावट नहीं डालनी उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोंग टेस्ट का यूज़ करते हैं। टोंग टेस्टर मैंने आपको बताया था ना कि ये जैसे मान लो मेरा तार है, तो इस तार के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐसे लगाऊंगा, मुझे तार को कहीं से छीलने काटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो टोंग टेस्टर पे भी क्वेश्चन आ रहा है। देखो 70 क्वेश्चन पढ़े हैं, 70 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से आ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि KWH मीटर, ये भी मैंने बताया था कि एनर्जी मीटर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि जो एनर्जी मीटर होता है वो किस प्रकार का मीटर होता है, इंडिकेटिंग होता है, इंटीग्रेटिंग होता है या रिकॉर्डिंग होता है, 3 ही टाइप के होते हैं हमारे। तो ये होता है इंटीग्रेटिंग टाइप का। ठीक है, KWH मीटर को ही क्या बोला जाता है, एनर्जी मीटर बोला जाता है, जो हम लोग क्या करते हैं घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि जब एक 50 हर्ट्ज 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो 2% पे कर रहा है तो भैया निकाल दो। अब 50 का तुम्हें क्या करना है, 2% निकालना है, 50 का 2/100। जब 2/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 यानी 1 हर्ट्ज। बस ऐसे निकालना है तुम्हें, सिंपल सा है, निकाल पाओगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में तुम्हें इसीलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें तो तुम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है। ठीक है, तो किसके लिए करते हैं जी, ये चीज़ तो याद रखना कि एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, अपने जो क्या बोलते हैं घरों में जो मीटर लगे होते थे पुराने वाले टाइम में, तो उसमें जो डिस्क लगी होती थी वो किसकी लगी होती थी, एल्यूमिनियम की लगी होती थी। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस भार या पर पावर फैक्टर जो होता है वो शून्य होता है। देखो अगर कैपेसिटर लगा है तो भी पावर फैक्टर शून्य होता है, और अगर शुद्ध प्रेरित भार है तो भी पावर फैक्टर शून्य होता है। तो यानी ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है, कौन सी मोटर होती है जिसका फेज डिफरेंस 60 डिग्री होता है। जैसे आप कैपेसिटर वाली मोटरों की बात करते हैं तो उनमें फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर कौन सी मोटर है, तो ये है 6 फेज वाली मोटर। तो जो 6 फेज वाली मोटर होती है बच्चों, इसमें फेज डिफरेंस क्या होता है मेरा, 60 डिग्री पे होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंगों के लिए फॉस्फोरस ब्रोंज एलॉय का उपकरण का दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको क्यों यूज करते हैं, देखो फास्फोरस ब्रोंज का मैंने आप लोगों को बताया कि यूज करते हैं, लेकिन क्यों किया जाता है।
ठीक है। जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस होती है उसमें अपन फास्फोरस ब्रोंज का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो रीजन दिया है कि भैया इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट दिया है सापेक्ष विद्युतशीलता को किस ब्रिज के द्वारा मापा जाता है? तो इसको मापते हैं जी शेयरिंग ब्रिज के द्वारा। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज के द्वारा क्या क्या मापा जाता है? सापेक्ष विद्युतशीलता। चलिए नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन तुम्हें, एक मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटियां कौन सी है जो अपने से हो सकती है? ठीक है, तो ये सकल त्रुटियां हैं जो हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो तुम्हारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर का गुरुत्व पठन 1.22 दिखाता है। अगर मान लो 1.25 से लेकर 1.28 दिखाए तो तुम लोग क्या मानोगे कि भैया ये फुल चार्ज है। लेकिन जब तुम्हें 1.22 दिखाए तो इसका मतलब तुम लोग समझोगे कि भैया ये मेरी, अगर 1.20 दिखा देता है तो मानोगे 50% चार्ज है। लेकिन जब ये तुम्हें क्या दिखा रहा है, 1.22 दिखा रहा है, तो मान लो कि तुम इसको 60% चार्ज है। ठीक है, तो इसको तुम लोग क्या मान सकते हो कि ये 60% जो है वो चार्ज है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, वह विद्युत चुंबकीय डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर में ग्राउंडेड शॉर्ट और ओपन कॉइल का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं? तो एक्सटर्नल ग्रोलर का यूज हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर में ग्राउंडिंग का पता लगाने, मतलब अर्थ है यानी शॉर्ट सर्किट का या ओपन कॉइल का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सटर्नल ग्रोलर का यूज किया जाता है। नाम याद रख लो, एक्सटर्नल ग्रोलर। और किस किस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये नाम आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, पढ़ लो आराम से। चलिए नेक्स्ट दिया है ताप युग्म का उपयोग करते समय वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? देखो वोल्टमीटर किस चीज को मापता है? तो करंट या वोल्टमीटर जितने भी विद्युत मापक यंत्र है वो हमेशा ही क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू को ही मापते हैं। याद रखना, सभी विद्युत मापी यंत्र आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट दिया है कि वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं अपन विभव मापी का, यानी पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, वोल्टमीटर का अंशांकन के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभव मापी का करते हैं, या वोल्ट मीटर लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि फ्यूजिंग कारक को क्या क्या दे रखा है, सॉरी, तो नेक्स्ट दिया है यहाँ पर तुम्हें कि फ्यूजिंग कारक को किसके बीच अनुपात रूप में दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है जी न्यूनतम फ्यूजित विद्युत धारा और रेटेड यानी कि नियत वोल्टता के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 84 पे कि एक 0 से 100 वोल्ट मीटर में 0 से 100 वोल्ट मीटर में 100 मापक भाग हैं जिन्हें 1/भाग भाग तक पढ़ा जा सकता है। वोल्ट मीटर के वियोजन को ज्ञात करें, यानी कि वोल्टेज जो है वो कब हटेगा, इस चीज़ के बारे में बात ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन देख लो आप लोग यहाँ पे, और ऑप्शन ए के साथ हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो 1/2 भाग तक के बारे में बात करा है नहीं, 1/2 भाग तक पढ़ा जा सकता है। तो 100 मापक भाग हैं, तो 100/100 गुणा 1/2 कर दो, यानी 0.5 वोल्ट आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैथिल्य हानियां किस चीज़ पे निर्भर करेगी? ये है एडी करंट लॉस के बारे में बात करा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भंवर हानियां लिखा होता, ठीक है, भंवर धारा हानियां लिखा होता तो वो बात करता एडी करंट के लिए, लेकिन यहाँ पर शैथिल्य हानियां लिखा है, मतलब हिस्ट्रेसिस लॉस के लिए बात कराइए। अब बात करते हैं आप हिस्ट्रेसिस लॉस। तो हिस्ट्रेसिस लॉस क्या करेंगे, पदार्थ के आयतन पे भी डिपेंड करेगा, वो पदार्थ के वर्ग के भी करेगा, अभिवाह फ्लक्स पे भी करेगा, आवृत्ति पे भी करेगा, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि यदि एक डीसी मशीन की कुंडली में बेहतर संख्या का उपयोग किया गया है तो दिक् परिवर्तक खंडों की कितनी आवश्यकता होगी? ठीक है, तो भैया खंड भी हमें क्या चाहिए, बेहतर ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक खंड में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइल लगाए। नेक्स्ट दिया है कि डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र यानी फ्लक्स विवरण का आकार होता है, किस प्रकार का जो है वो फ्लक्स चलता है? तो वो फ्लक्स चलता है जी समलंबाकार प्रकार का। ठीक है, समलंबाकार प्रकार का फ्लक्स चलता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ। चलो समझ आ रही होगी चीजें, बस पजल ना होना जी। पजल हो गए बच्चों तो उस दिन पेपर आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, सारी की सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करना। आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने कितनी चीज़ें पढ़ रखी है, कॉन्फिडेंस जो है वो अपने अंदर बना के रखना। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित मोटरों में से किस में ऋणात्मक गति विनियमन होता है? मतलब नेगेटिव में जो है स्पीड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। विनियमन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन। तो कौन सी मोटर होती है? तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है जिसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव में होता है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हानियां जो मशीन की गुणन हानियों का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी है जो गुणन हानि के हिसाब से? तो एक तो घर्षण हानि होगी, एक वायु घर्षण हानि होगी। ये तो नाम से ही पता लग जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या होती है बच्चों, ये दोनों तो फिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण और वायु घर्षण दोनों ही आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्ण भार स्थिति के तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? फुल लोड पर हम लोग कौन सा परीक्षण करते हैं? ठीक है, तो एक तो हॉपकिंस परीक्षण करते हैं जी फुल लोड पे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? स्पैनर परीक्षण। तो ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, फुल लोड पर कौन से परीक्षण किए जाते हैं, ये चीज पूछी है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीसी मशीन में स्लॉट वेजस किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं जी तंतु के। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि एक डीसी मोटर में चालक की घूर्णन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? डीसी मोटर के अंदर बात करी है तो मोटर के अंदर हमेशा ही क्या करते हैं, बाएं हाथ का यूज किया जाता है। जनरेटर पूछा होता तो राइट हैंड यूज करते, लेकिन यहाँ पर मोटर पूछा है तो मोटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाएं हाथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र नियामक किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि केबल की लंबाई को 2 गुना हो जाती है तो इसकी कैपेसिटेंस यानी कि धारिता क्या होगी? अगर केबल की लंबाई 2 गुनी होगी तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया कि फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है? तो फोटोकॉपी है स्थिर विद्युत के सिद्धांत पे काम करती है, स्थिर विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट दिया गया है कि जब समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो जब समान है भैया तो NR हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर श्रेणी में लगे हैं तो जितने प्रतिरोध लगे हैं उसको आप लोग क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। जैसे मान लो 2 ओम के अगर लगे हुए हैं, मान लो 5 प्रतिरोध, N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की संख्या है, तो इस हिसाब से निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डीसी पारित होने की अनुमति, कौन सा उपकरण है जो डीसी नहीं जाने देता? तो ये चीज़ मैंने बताई है कि कैपेसिटर जो होता है वो डीसी को अपोज करता है। एक बच्चा इस दिन कमेंट भी कर रहा था कि गुरुजी डीसी को रोकता नहीं है, तो देख लो बच्चों कि डीसी को ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये पेपर पढ़ने के बाद कि क्या हम सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं क्या नहीं पढ़ चुके। कुछ ये मान के चलता हूँ मैं 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे 100 में से जो हम लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, बाकी 90% क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 98वें क्वेश्चन पे आ गए। तो एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं ब्रश। ब्रश क्या करते हैं, बाहर करंट देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कार्बन ब्रश की बात हो रही है यहाँ पे। तो 100 क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर में हमारे। तो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भंवर धारा को निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय ब्रेक का भी काम करती है, मृत स्पंद धारा मापी, इंडक्शन मोटर में भी, गति मापक में भी, तो सारी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एडी करंट लॉस तो होगा ही होगा जी, सिंपल सी बात है। ये तो फिक्स लॉस होते हैं, जहाँ पे भी केबल लग गई तो वहाँ पे लॉस होगा क्योंकि वो किसी कुंडली पे लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक एसी रिले चुंबक में चैटर या शोर को किसके उपयोग के द्वारा समाप्त किया जाता है? शोर को कैसे कर सकते हैं खत्म करने के लिए? तो ये है जी छायांकन तार, इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना 100 क्वेश्चंस का एक लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को पसंद आई हो क्लास तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आई तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे बच्चों हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एप्लीकेशन का लिंक शेयर करना, ताकि आपके जो भी बच्चे हैं, 14 तारीख को आपका एग्जाम, मेरे ख्याल से आज से आपके पास पूरा 1 महीना है, तो 1 महीने जम के तैयारी करो अच्छे से। और ऐसे ही मैं 3 पेपर लेके आऊँगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।